वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के मॉडल पेपर के बारे में, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जिसके अंतर्गत हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हर एक चैप्टर से बनने वाले प्रश्नों पर फोकस किया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से, और एक श्रृंखला ही आएगी, यानी कि कई सारी वीडियोज़ आपको मैं लगभग 2-3 वीडियो आपकी हो जाएंगी इस प्रकार के मॉडल पेपर की। तो आप लोग जो है अगली वीडियोज़ का इंतजार जरूर करते रहें। इस वीडियो को देख लीजिएगा अंत तक, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी आज की, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, अंत तक जरूर देखिएगा। थोड़ी जो है ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, क्योंकि श्रृंखलाबद्ध वीडियो आपको मिलेगी। तो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे। न्यू मॉडल पेपर होगा या 2023 की परीक्षाओं की दृष्टि से बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं, एक प्रकार से इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इसमें समाहित किया गया है। आपकी बार यही प्रश्न आपके आने वाले हैं। हर एक चैप्टर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित करने का प्रयास किया गया है। आपके पेपर का नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हमको यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ना है। ओके, प्रथम सेमेस्टर में आपको यही पढ़ना होता है। ओके, लगभग अधिकतर विश्वविद्यालय क्या लगभग सभी विश्वविद्यालय में न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नवीनतम एजुकेशन पॉलिसी जो है शिक्षा नीति आई है 2020 में 2020 में। तो उसके तहत क्या हुआ है, सभी का सिलेबस जो है सेम कर दिया गया है। और अब ये भी नियम है कि आप चाहे 4 साल तक चाहें तो आप 3 साल तक जो है कर सकते हो। क्या आपका ग्रेजुएशन जो है एक प्रकार से इसकी क्राइटेरिया को थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास किया गया है, और निश्चित तौर पर बढ़िया है, ठीक है। चले देखने का प्रयास करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के मॉडल पेपर के बारे में। पहला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है, आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। भाई फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका क्या है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, या कथन किस अर्थशास्त्री का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अर्थशास्त्र क्या है भाई, धन का विज्ञान है। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। अर्थशास्त्र के बारे में अगर बताऊं आपको तो एडम स्मिथ, आपने नाम सुना होगा एडम स्मिथ का। ये अर्थशास्त्र के क्या कहे जाते हैं, ये अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, चूंकि इनकी एक पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक है बड़ी फेमस पुस्तक है। आंग्ल एक प्रकार से अर्थशास्त्री हैं, मतलब कि एक प्रकार से जो इंग्लैंड देश आप जानते हैं वहीं के निवासी एडम स्मिथ। तो ये एक प्रकार से इंग्लैंड से एक प्रकार से है एडम स्मिथ। और ये कौन है भाई, इकोनॉमिक्स के जनक, यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमी बोला जाता है इनको, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, यानी अर्थशास्त्र के जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये पदवी इनको एक प्रकार से मिली है। और खास करके इनकी पुस्तक जो है वेल्थ ऑफ नेशन बड़ी धाकड़ पुस्तक है। तो उसमें कई सारे सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। एडम स्मिथ ही कहते हैं कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यानी इकोनॉमी इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ। ओके, किसने कहा है, एडम स्मिथ ने कहा है। एडम स्मिथ ने कहा कि एक प्रकार से अर्थशास्त्रों में राष्ट्रों की संपत्ति के स्वरूप और इसके कारणों की छानबीन की जाती है। यानी एक प्रकार से इकोनॉमिक्स जो है ये क्या है, धन का विज्ञान है। क्लियर, ये बताया एडम स्मिथ ने, ठीक है। एडम स्मिथ के अनुयायी हुए जैसे फ्रांस के विद्वान हैं जेबीसी हो गए, उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन या संपत्ति की विवेचना करता है, ठीक है। यानी कि इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस विच ट्रीट्स ऑफ वेल्थ। ओके, ये किसने कहा, ये जेबीसी ने कहा। ये फ्रांस के निवासी थे, फ्रांस के एक प्रकार से इकोनॉमिक्स हैं। ओके, एडम स्मिथ के मतलब अनुयायी हैं, मतलब कि एडम स्मिथ के जो विचार हैं उनको मानते हैं। इसके अलावा प्रोफेसर वारकर कहते हैं कि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। यानी शुरुआत में आप देखते हैं एक प्रकार से अर्थशास्त्र के विषय में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से मत नहीं दिए हैं। शुरुआत में एक विद्वान जैसे एडम स्मिथ के विचारों को फॉलो करते हुए लोग आए, और वो धारणा खास करके बनी रहती है। बाद में आप देखते हैं प्रोफेसर मार्शल जो है सबसे पहले ऐसे विद्वान हुए हैं। उनके बाद में प्रोफेसर पीगू, केनन, क्लार्क, इन जो है रास्किन, इन तमाम सारे विद्वानों की एक प्रकार से आलोचनाएँ आप देखते हैं कि उन्होंने क्या मतलब कि पीगू, केनन, क्लार्क, इन सभी लोगों ने अर्थशास्त्र को कहीं ना कहीं पे और सारे विद्वानों की जो चूँकि उस समय रास्किन और जो है एक व्यक्ति थे उनका नाम था कराइलल, मतलब कि एक प्रकार से कार्लाइल। ओके, तो उन दोनों ने खूब आलोचना कर रखी थी किसकी, इकोनॉमिक्स की, ठीक है। तो उनकी आलोचनाओं को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने कहा कि केवल अर्थशास्त्र धन का विज्ञान नहीं हो सकता है, और उन आलोचनाओं से बचने के लिए अपने सिद्धांतों को और उन आलोचनाओं से बचने के लिए खास करके इन लोगों ने कहा कि धन मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धन के लिए है। ओके, अर्थात धन का विज्ञान अर्थशास्त्र को बोलना उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा। इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से मत दिए। अब इसमें बदलने लगे थोड़ा सा विचार, ठीक है।
कई सारी चीज़ें होती है, तो ये सब हम चर्चा करते रहेंगे। आपको पता होगा ऑलरेडी हमने बता रखा है इन सभी चीज़ों के बारे में। मैं जब आपका लिखित टाइप का मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा तो उसमें मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। हालांकि यहाँ पर आप देखने का प्रयास करेंगे, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, या कथन किस अर्थशास्त्री का है, जेबी से का है, या वाकर का है, या एडम स्मिथ का है, या मार्शल का है। पहले चैप्टर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, या कथन किस अर्थशास्त्री का बबू। तो ये अर्थशास्त्र जो है किसने कहा था, एडम स्मिथ ने कहा था। मैंने आपको बताया एडम स्मिथ जो कि इकोनॉमिक्स के जनक हैं, इनकी एक पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन। तो आपसे पूछ सकता है वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो आप बताएंगे एडम स्मिथ। ठीक है, और इसके अलावा पूछे अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये किसने कहा था, तो एडम स्मिथ ने कहा था। तो एडम स्मिथ से 3 प्रश्न बनते हैं, और 3 में से 2 प्रश्न तो एकदम से हर हाल में आपके पूछे जाने हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, इस तथ्य का किस अर्थशास्त्री ने सर्वप्रथम समर्थन किया। मतलब कि किस अर्थशास्त्री ने समर्थन किया कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, ये किसने बताया। ठीक है, रॉबिन्स ने, या सीनियर महोदय ने, या पिगू महोदय, या मार्शल महोदय ने। तो अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, यानी कि रियल साइंस है, इकोनॉमिक्स इज अ रियल साइंस, ये किसने कहा। तो इस कथन को कहने वाले विद्वान है रॉबिन्स, प्रोफेसर रॉबिन्स। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। तो सभी लोग इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, क्या है तथ्य किससे जुड़ा हुआ है, आदर्श विज्ञान से, वास्तविक विज्ञान से, या इन दोनों से जुड़ा है, या इनमें से किसी से नहीं जुड़ा है। क्योंकि इकोनॉमिक्स की जो है जो प्रकृति होती है, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, इसकी जो है नेचर को बताते हुए कई सारे विद्वानों ने इस पर फोकस किया है। तो कुल मिलाकर के किसी वस्तु की, मतलब किसी विषय वस्तु की जब हम प्रकृति की बात करते हैं, खास करके उसके नेचर की बात करते हैं, तो नेचर में क्या होता है कि या तो भाई नेचर उसका जो है कैसा होगा, साइंटिफिक होगा या ह्यूमैनिटीज़ होगा। तो आप देखेंगे कि, और ये भी होता है कि आदर्श विज्ञान है या वास्तविक विज्ञान है, ठीक है, तो या व्यवहारिक विज्ञान है। तो खास करके आप देखेंगे जो विज्ञान की परिभाषा होती है वो ये होती है, सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो खास करके विज्ञान के जो तमाम सारे तथ्य हैं, उन तथ्यों पर, उन पहलुओं पर रख करके हम इकोनॉमिक्स को देखते हैं कि भाई क्या ये साइंटिफिक रीजन है। तो कुछ तत्व इसमें साइंटिफिक हैं, कुछ आपके ह्यूमैनिटीज़ से भी रिलेटेड हैं, चूँकि मनुष्य का एक प्रकार से जीवन का एक आर्थिक पक्ष भी होता है, तो आर्थिक पक्ष से जुड़ी हुई इसमें घटनाएं होती हैं। लेकिन वो आर्थिक पक्ष की जो घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन वैज्ञानिक विधियों से भी होता है। तो इस मामले में आप देखते हैं दोनों का समन्वय आप मान सकते हो, इकोनॉमिक्स को भी। ठीक है, लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह है कि क्या है तथ्य किससे जुड़ा है। तो क्या है तथ्य, ये विज्ञान से जुड़ा है, लेकिन इसमें और डीप प्रश्न पूछा गया, आपसे यह पूछा गया कि क्या है तथ्य, ये किस विज्ञान से जुड़ा है। तो जो वस्तु, जो विषय वस्तु वास्तविक विज्ञान होगी वो क्या है कि व्याख्या करेगी। यानी कोई सिद्धांत है तो क्या है, उस सिद्धांत के बारे में पूरी, यानी कोई भी तत्व है या कोई भी चीज़ है तो क्या है, क्यों है, इन सभी यानी क्या है की व्याख्या करता है। तथ्यों को एक प्रकार से उचित तर्क से के माध्यम से विश्लेषित करता है यह विषय वस्तु। यानी कि क्या है ये तथ्य जो जुड़ा है, यह वास्तविक विज्ञान से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र साधारण जीवन में व्यापार संबंधी क्रियाओं का अध्ययन है, मार्शल का यह कथन किस पुस्तक से लिया गया है, बताने का प्रयास करेंगे। तो अर्थशास्त्र का एक प्रकार से बताएं, साधारण जीवन में व्यापार संबंधी क्रियाओं का अध्ययन है कौन, अर्थशास्त्र। ठीक है, ये मार्शल महोदय ने कहा है। तो ये कथन आपसे पूछेगा कि साधारण जीवन में व्यापार संबंधी क्रियाओं का अध्ययन जो होता है यही अर्थशास्त्र होता है, या परिभाषा किसने दी, तो आप बताओगे मार्शल ने दी है। लेकिन आपसे पूछेगा कि मार्शल ने किस पुस्तक में दी है, तो आपको बता दूं मार्शल की पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। आपको बी में दिख रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इसमें मार्शल ने इस परिभाषा को दिया है। और आपसे पूछे वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसकी है, ये वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक है आपके जो है अर्थशास्त्र के जनक, यानी कि कौन है, उनका क्या नाम है, एडम स्मिथ। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके आ रहे हैं सभी के। हाँ भाई, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गए आपके प्रथम चैप्टर से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न जिनके बारे में मैंने आपसे चर्चा करी। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला चैप्टर आपका आ चुका है। अगला चैप्टर है, देखें दूसरा चैप्टर का आपके नाम है महत्वपूर्ण अवधारणाएं कुछ है, यानी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे दुर्लभता हो गई, चुनाव हो गया, यानी जो है एक प्रकार से अवसर लागत हो गया, अपॉर्चुनिटी कास्ट जिसको बोलते हैं, बजट प्रतिबंध हो गया, हीरा पानी विरोधाभास, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, कई सारी चीज़ें हैं। तो अवसर लागत या बजट प्रतिबंध, इन सभी सारी चीज़ों से बनेगा। प्रश्न आपसे है, हीरा पानी विरोधाभास में पानी के उपभोक्ता की बचत होती है, कम होती है, अधिक होती है, शून्य होती है, या फिर अनंत होती है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा,
तो हीरा पानी विरोधाभास में पानी की उपभोक्ता की जो बचत होती है बाबू, वो कैसी होती है? वो अधिक होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। सभी लोग जिन्होंने बी लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे। व्यवहार में हम कह सकते हैं कि जितनी हो उतना पैर पसारना चाहिए, इसको पूरा करें, बताएं। व्यवहार में हम कह सकते हैं जितनी हो, क्या हो जितनी? जितना चादर हो या जितनी जगह हो या जितना स्थान हो या इनमें से कोई नहीं, जितना हो उतना पैर पसारना चाहिए। जितनी एक प्रकार से क्या हो भाई, जितना आपके पास चादर हो उतना ही पैर पसारें, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर है, यानी जितनी चादर हो उतनी ही मतलब उतना पैर पसारना चाहिए। ओके, ये आपसे प्रश्न बढ़िया है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, मतलब आपसे बढ़िया नहीं है, आपके परीक्षा की दृष्टि से बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि जो है आपसे बढ़िया है, ठीक है, आप बहुत बढ़िया हो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि निजी लागतों से सामाजिक लागतें जो होती हैं, निजी लागत मतलब समझ रहे हैं, यानी जो निजी यानी कि पर्सनल चीज़ें जो होती हैं, कोई व्यक्ति पर्सनल यानी प्राइवेट जिसको बोलते हैं, तो प्राइवेट लागत जो हो गई वो एक सामाजिक लागत होती है, यानी कि सामूहिक तरीके से सभी चीज़ों को लगा है। तो निजी लागतों से सामाजिक लागतें जो होती हैं अधिक होती हैं। तो यह बहिर्भाव होता है, धनात्मक होता है, शून्य होता है या ऋणात्मक होता है, बताएं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि यदि यानी इफ़ पूछ रहा है आपसे, यदि एक सिचुएशन आपको दे रहा है, यानी यदि निजी लागतों से सामाजिक लागतें अगर अधिक होती हैं तो यह बहिर्भाव होता है। तो यह बहिर्भाव कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। तो एक प्रकार से कुछ दूसरा चैप्टर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न आपका आ रहा है, देखिए, दुर्लभता एवं चुनाव की समस्या, ये आपका तीसरा प्रश्न है। तो इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो इसी प्रकार से महत्वपूर्ण जो है प्रश्न जो है रखेंगे हर एक चैप्टर से। तो दुर्लभता एवं चुनाव की समस्या यानी प्रॉब्लम एंड स्कैरसिटी ऑफ चॉइस या एंड चॉइस, इससे बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न इसके बारे में जानेंगे। दुर्लभता, ठीक है, दुर्लभता आप समझ रहे हैं, दुर्लभ तरीके से अगर कोई वस्तु आपको मान लेते मार्केट है, उसमें आपको दुर्लभता की समस्या मतलब यही होती है अर्थशास्त्र में कि मान लेते हैं आप मार्केट है आपके बगल में, लेकिन उसमें आपकी वस्तुएं आपके योग्य नहीं मिल रही हैं, या कोई वस्तु प्राप्त करने के लिए आपको दुर्लभता एक प्रकार से दुर्लभ हो रही है, वही चीज़ें होती हैं। मैं चर्चा कर चुका हूँ ऑलरेडी मिड टर्म वाली परीक्षा को, जब मैं पढ़ा रहा था मिड टर्म की परीक्षा को लेकर के, तो एक वीडियो मैंने बनाई, मिड टर्म वाली प्लेलिस्ट मैंने बना दी है 2023 की परीक्षा की दृष्टि से, उसमें मैंने विस्तार से बता दिया है, ठीक है, क्लियर। तो समझने का प्रयास करते बाबू, ओके। कई सारी चीज़ें होती हैं, तो इसको अगर विस्तार समझेंगे बड़ा लंबा समय हो जाएगा, और आज खास करके मुझे अभी इतना समय है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा आपको कुछ बता दिया जाए, ठीक है, ताकि आप अच्छे तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव चीज़ों को तैयार कर सकें। और भी चीज़ों को मैं बताने का प्रयास करूँगा। अगला प्रश्न आपका, चुनाव की समस्या का क्या कारण है? सीमित साधन, असीमित साध या उपयुक्त दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। मैंने एक चीज़ आपको ज़रूर बताया है कि जब भी आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो क्या होता है बाबू, जब भी आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपसे क्या होता है, आपको ऑप्शन में सी दे, अगर दे उपयुक्त दोनों, तो करेक्ट आंसर आपका हमेशा वही होता है, लगभग 90%। तो ऑप्शन नंबर इसका सी लगाएंगे। चुनाव की परंपरा का कारण क्या होता है? सीमित साधन, चुनाव की समस्या या असीमित साध्य, ठीक, या तो सीमित साधन होगा या असीमित साध्य होगा, यानी या तो आपका लक्ष्य जो होगा वो असीमित होगा, उसका कोई लिमिट नहीं होगी, आप जो चाह रहे हो, ठीक है, या फिर क्या हो मतलब कि मान लेते हैं मार्केट में 1 किलो चीनी है और आपको चाहिए 2 किलो चीनी, तो देखें दो चीज़ समझने का प्रयास करेंगे, या तो मार्केट में 2 किलो चीनी उपलब्ध नहीं होगी, ठीक है, या फिर आप एक प्रकार से 1 किलो चीनी में आपका काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी आपको 2 किलो चीनी चाहिए, ठीक है। जैसे कोरोना में क्या हुआ था, बहुत लोग खरीद रहे थे, पेनिंग ले रहे थे, लगातार 50-50 किलो चीनी लोग खरीद रहे थे, रख रहे थे, तो महंगी हो रही थी सामान। तो जब भी चुनाव की या दुर्लभता की समस्या होती है तो क्या होता है, जो वस्तुएं होती हैं महंगी हो जाती हैं, ठीक है। यानी कि चुनाव की समस्या का कारण यही है, या तो सीमित साधन होगा मार्केट में, या फिर चीनियाँ कम होगी मार्केट में, या फिर चीनी एक प्रकार से मार्केट में है लेकिन चीनी की अपेक्षा यानी आप अपने से ज़्यादा की अपेक्षा कर रहे हैं, यानी कि असीमित साध्य है आपका, आपके लक्ष्य जो हैं वो ज़्यादा हैं उससे, ठीक है, जितने सामान है उससे आपके या तो लक्ष्य ज़्यादा है या फिर साधनमय कम है, यानी कि जो चीज़ें मार्केट में सामान है वो सामान्यमय कम है। तो ऑप्शन नंबर लगा दीजिएगा सी। अगला प्रश्न है आपका, किस अर्थशास्त्री ने चुनाव की समस्या को आर्थिक समस्या की संज्ञा दी है? बताएं। मार्शल ने, रॉबिन्स ने, रिकार्डो ने या जे.के. मेहता ने? तो किसने दी बाबू, किसने दी है? किस अर्थशास्त्री ने चुनाव की समस्या को आर्थिक समस्या की संज्ञा दी है? तो देने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है रॉबिन्स।
ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, रॉबिन्स महोदय। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न है, मानव के पास साधन एवं साध्य होते हैं क्रमशः सीमित, असीमित, असीमित, सीमित या उपयुक्त दोनों सत्य हैं। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? देखें, इसमें थोड़ा सा सिचुएशन उल्टी है, इसीलिए 90% बोला जाता है, 100 नहीं बोला जाता है। तो मानव के पास साधन एवं साध्य होते हैं क्रमशः। कैसे होते हैं? साधन जो होते हैं आपके बाबू वो सीमित होते हैं। देखिए, साधन जो होते हैं सीमित होते हैं, साध्य आपके असीमित होते हैं। यानी मार्केट में साधन कैसे होते हैं? सीमित होते हैं, साध्य सीमित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप ए लगा सकते हो, ये क्रमशः साधन एवं साध्य क्या होते हैं? सीमित एवं असीमित होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न अगले चैप्टर से बनने वाला आपका प्रश्न आ चुका है, देखेंगे सभी लोग। अगला चैप्टर आपका क्या है भाई? अगला चैप्टर आपका देखेंगे आ चुका है। अगला चैप्टर है आपका संसाधन आवंटन की समस्या। ठीक है, संसाधन आवंटन, संसाधन को कैसे एक प्रकार से बांटा जाए। ठीक है, और एक बात ये भी है कि किसी वस्तु का उत्पादन किया जाए, ठीक है, और उसे किस तरह से उत्पादित किया जाए और उत्पादन को कैसे प्राप्त किया जाए। ये 3-4 चीज़ें होती हैं जो कि खास करके आवंटन की समस्या, चुनाव की समस्या जिसको कहते हैं, उससे उत्पन्न होती हैं। ठीक है, कई सारी चीज़ें इसको लेकर के जानने का ये प्रयास हम करते हैं कि आखिरकार इसका जो है प्रश्न कैसे बनेंगे। प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है कि चुनाव की समस्या का कारण है सीमित साधन, असीमित साध्य या ये फिर दोनों। तो चुनाव की समस्या का कारण क्या है भाई? बिल्कुल ये दोनों। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे, किस अर्थशास्त्री ने चुनाव की समस्या को आर्थिक समस्या की संज्ञा दी है? किसने दी है? किस अर्थशास्त्री ने चुनाव की समस्या को आर्थिक समस्या की संज्ञा दी है? तो किसने दी बाबू? रॉबिन्स महोदय ने दी है। ये फिर से वही प्रश्न आ गए, क्या रॉबिन्स महोदय इज राइट आंसर? आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आप देखेंगे, एक आर्थिक प्रणाली का मुख्य कार्य यह निर्धारित करना होता है कि वह क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। 3 चीज़ें होती हैं, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। सबसे बड़ी क्या चीज़ें होती है? एक आर्थिक प्रणाली का मुख्य कार्य यही होता है, 3 कार्य मुख्य रूप से होता है। पहली बात, क्या चीज़ उत्पादन किया जाए, यानी क्या चीज़ बोया जाए, क्या चीज़ प्रोडक्शन किया जाए, क्या चीज़ बनाई जाए, और आखिरकार वो चीज़ जो बनाई जाए वो क्यों बनाई जाए, मतलब सॉरी कैसे बनाई जाए। चीज़ जो बनाई जाए वो कैसे बनाई जाए। सबसे पहला क्या उत्पादन किया जाए, यानी क्या बनाया जाए। तो इसके लिए आपको डिमांड देखना पड़ेगा, मार्केट में डिमांड क्या है। ठीक है, और कैसे अब डिमांड हो गई कि मान लेते हैं कोई चीज़ बनाना है, मान लेते हैं हमको जो मोबाइल फ़ोन बनाना है। अब मोबाइल फ़ोन बनाना है तो मोबाइल फ़ोन कैसे बनाना है, दूसरा प्रश्न ये होगा। सबसे पहले ये निर्धारण करना कि क्या बनाना है, तो पता लगा मोबाइल फ़ोन बनाना है। ठीक है, दूसरी बात क्या हो गया, जब आपको पता लगा कि मोबाइल फ़ोन बनाना है तो आपके दिमाग में उठेगा मोबाइल फ़ोन कैसे बनाना है। ठीक है, तीसरी बात ये होती है अब कैसे बनाना है, उसके बाद में फिर बनाना है कैसे बनाना है, तो और इसके बाद अलावा तीसरा क्या होता है, किसके लिए बनाया जाए। ठीक है, तो उससे पहले मैंने बताया कि डिमांड देखें कि मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, किसके लिए, कौन चाह रहा है। ठीक है, तो लोगों का कॉल आया कि भाई जब यही जानेंगे ना कि भाई किसके लिए बनाना है तभी तो ना बनाएंगे आप। किसी चीज़ की जब डिमांड होगी तभी ना आप उसको बनाएंगे, तभी दुकानें खोलेंगे, तभी सारी चीज़ें होंगी। ये मतलब समझ रहे हैं ना। तो एक आर्थिक प्रणाली में मुख्य रूप से ये 3 चीज़ें तो अवश्य होनी चाहिए कि किसके लिए चीज़ उत्पादन किया जाए और क्या उत्पादन किया जाए। जब हम किसके लिए उत्पादन नहीं करते हैं, किसी से पूछते हैं भाई क्या चाहिए तुमको, आप एक दुकान में पहुंचते हैं तो आप उससे पूछते हो कि भाई आपको क्या चाहिए, तो बोलता है कि हमको ये चाहिए, तो आप वो बनाने का प्रयास करते हो। अब वो बनाते हो मतलब कि आपको क्या बनाना है, तो इस प्रश्न का उत्तर मिल गया। ठीक है, किसके लिए बनाना, तो वो पूछ ही रहा तो उसी के लिए बनाना है। अब उसको बनाया कैसे जाए, ठीक है, तो वो चीज़, यानी इन 3 चीज़ों का बड़ा महत्व। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या है, बताएं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का नाम आप लोगों ने सुना होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की खास करके बात की जाए, आर्थिक प्रणाली यानी इकोनॉमिक सिस्टम में एक प्रकार से कैपिटलिज्म है पूंजीवाद। पूंजीवाद की बात की है तो इसकी परिभाषा दी है आर.टी. बाय ने। उन्होंने कहा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से अभिप्राय आर्थिक संगठन की उस प्रणाली से होता है जिसमें स्वतंत्र उद्यम, प्रतिस्पर्धा तथा निजी संपत्ति विद्यमान होती है। जबकि लुक्स हुट कहते हैं, लुक्स और हुट ये 2 व्यक्ति हैं अलग अलग, ये कहते हैं कि पूंजीवाद आर्थिक संगठन की एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें निजी संपत्ति पाई जाती है और मनुष्यकृत तथा प्राकृतिक साधनों का प्रयोग निजी लाभ के लिए किया जाता है, वो होता है आपका पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म। ठीक है, क्लियर, समझ रहे बातें। यानी पूंजीपति जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें उपभोग, उत्पादन, कीमत निर्धारण,
आय का वितरण, ये सब क्या होता है, इन सभी से संबंधित जो आर्थिक निर्णय होते हैं वो व्यक्तियों के द्वारा लिए जाते हैं। मतलब कि जिन लोगों ने उत्पादन किया है या जो विक्रेता हैं, जो क्रेता हैं, संगठनकर्ता, उपभोक्ता, इनके रूप में जो एक प्रकार से चीज़ें होती हैं। जैसे मान लेते हैं पूंजीवादी व्यवस्था में प्राइवेट बस चल रही है और सरकारी बस, तो प्राइवेट बस अगर किसी देश में चल रही तो यानी उसकी आर्थिक प्रणाली कैसी, केवल प्राइवेट बस ही चले, सरकारी न चले, यानी उत्पादन के साधनों पर केवल निजी स्वामित्व हो। ठीक है, सामूहिक स्वामित्व ना हो, सरकार का स्वामित्व ना हो। अमेरिका वगैरह में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, और ऐसे देश जहाँ पर सरकारी बस केवल चल रहे हो, प्राइवेट बस ना चल रहे हो, तो उस पर सामूहिक, यानी जैसे रसिया, रूस। ठीक है, और दोनों को मिलाने के बाद में बना अपना भारत, यानी यहाँ पर प्राइवेट बस भी चलते हैं, सरकारी बस भी, प्राइवेट स्कूल है भी और सरकारी स्कूल भी है। ठीक, समझ रहे हैं ना। तो यानी ये होता है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसी है, वो पूंजीवादी है। आपसे पूछे कि रूस मतलब कि एक प्रकार से साम्यवादी मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था किसकी है, यानी कि एक प्रकार से समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात किया है तो उस किसकी है, तो वो एक प्रकार से किसकी है, रसिया की है, रूस की है। क्लियर। कई सारी विशेषताएं होती हैं। उपभोक्ता की सार्वभौमिकता पाई जाती है पूंजीवादी में। उद्यम का महत्व होता है, इसमें लाभ का उद्देश्य होता है मुख्य रूप से। उत्तराधिकार का अधिकार होता है, संपत्ति पर निजी स्वामित्व होता है, कीमत तंत्र, आर्थिक स्वतंत्रता, तमाम सारी चीज़ें होती हैं। समाजवाद भी होता है। समाजवाद की अगर खास करके बात की जाए तो समाजवाद जो होता है इसकी परिभाषा देते हैं सिडनी वेब, कहते हैं कि 19वीं शताब्दी का आर्थिक इतिहास समाजवाद की प्रगति का लगभग क्रमिक लेखा जोखा है। और इसके अलावा C.M. जोड कहते हैं कि समाजवाद का अपना कोई स्वरूप नहीं है, यह एक ऐसी टोपी है जो प्रत्येक सिर पर ठीक बैठ जाती है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ये प्रश्न पूछा क्या जाता है कि किसने कहा कि समाजवाद का अपना कोई स्वरूप नहीं है, यह एक ऐसी टोपी है जो प्रत्येक के सिर पर ठीक बैठ जाती है। तो ये C.E.M. जोड महोदय ने कहा था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो समाजवाद के बारे में अगर खास करके बात की, इसके आप मिड टर्म वाली जो वीडियो मैंने बनाई थी अगर उसको देख लेंगे, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे निश्चित तौर पर। तो समाजवाद के बारे में, समाजवाद में क्या होता है कि सामाजिक कल्याण का उद्देश्य रखा जाता है, आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय दिया जाता है, औद्योगिक झगड़ों का एक प्रकार से किसमें अभाव होता है, यानी कमी होती है, शोषण का अंत होता है, बेरोजगारी का अंत होता है, तीव्र और संतुलित विकास होता है। कई सारे एक प्रकार से इसके मतलब नकारात्मक पक्ष भी हैं। पूंजीवाद के विरोध में ही खास करके समाजवाद का उदय होता है। ठीक है, क्लियर। मिश्रित अर्थव्यवस्था आपको पता होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था की परिभाषा देते हैं प्रोफेसर सैमुअल्सन, कहते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सार्वजनिक तथा निजी दोनों प्रकार की संस्थाओं का आर्थिक नियंत्रण होता है। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको बस सारी चीज़ें बताई। ठीक है, और उसमें पूंजीवाद में क्या होता है, निजी लाभ होता है, और समाजवाद में सामाजिक कल्याण होता है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में सामाजिक कल्याण, लाभ की कामना, ये सब सार्वजनिक होती। क्लियर, समझ रहे हैं ना। तो सारी चीज़ें हैं। इसके प्रश्न जो हैं इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप की ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो अगर मैं डिस्कस करूँगा। ओके, चले। अब प्रश्न है आपका कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो पूंजीवादी व्यवस्था जो है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, इसका प्रमुख उद्देश्य होता है बाबू निजी लाभार्जन किया जाए। निजी मतलब समझ रहे हैं, पर्सनल लाभ हो इसका, या तो शोषण की समाप्ति इसका उद्देश्य है। ये शोषण की समाप्ति उद्देश्य इसका था समाजवाद का, सामाजिक कल्याण समाजवाद का उद्देश्य, और मिश्रित व्यवस्था का भी उद्देश्य रह सकते हैं। नियोजित आर्थिक विकास नहीं, इसका निजी लाभार्जन होता है। ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का नियंत्रण जो होता है किसके द्वारा किया जाता है, केंद्रीय नियोजन के द्वारा नहीं, सरकार के द्वारा नहीं, मूल संयंत्र के द्वारा नहीं, उद्यमियों द्वारा किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। ठीक है, क्या होगा बाबू, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का नियंत्रण। अच्छा, नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, पूछ रहा नियंत्रण किसके द्वारा किया था, तो किसके द्वारा किया था भाई नियंत्रण, ये मूल संयंत्र के द्वारा, मूल संयंत्र के द्वारा नियंत्रण होता है। उद्यमियों के द्वारा तो निर्धारित किया जाता सारी चीज़ें, नियंत्रण मूल संयंत्र के द्वारा क्या होता है, नियंत्रण किया जाता है खास करके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। आप आगे देखते हैं, और खास करके आप देखते हैं जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसकी खास करके, तो जिसने भाई फैक्ट्री स्थापित करी प्राइवेट मालिक होता है बड़े बड़े, जैसे कि रतन टाटा हो गए। ठीक है, और जो है रिलायंस जो कंपनी है आपको पता होगा अंबानी जी की, तो वो ये सारे लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा राष्ट्र पूंजीवादी है, चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका या ईरान। तो आपको मैंने शुरुआत में बताया कि पूंजीवादी जो देश है वो कौन है, पूंजीवादी देश इनमें से आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे
पूंजीवादी व्यवस्था में सम्राट की संज्ञा किसे प्रदान की जाती है? उद्यमियों को, व्यापारियों को, क्रेताओं को या उपभोक्ताओं को? बताएं। तो पूंजीवादी व्यवस्था में सम्राट की संज्ञा किसे दी जाती भाई? तो सम्राट कहा जाता है किसको? उपभोक्ताओं को सम्राट कहा जाता है। किसको? उद्यमियों को, व्यापारियों को, क्रेताओं को या उपभोक्ताओं को? तो पूंजीवादी व्यवस्था में सम्राट की संज्ञा किसे प्रदान की जाती भाई? किसे प्रदान की जाती है? उपभोक्ताओं को। ऑप्शन नंबर इसका जो है चौथा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, आर्थिक स्वतंत्रता से अभिप्राय क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है भाई? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। आर्थिक स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है? आर्थिक स्वतंत्रता से क्या मतलब है? व्यावसायिक स्वतंत्रता, उपभोग की स्वतंत्रता, अनुबंध की स्वतंत्रता। तो आर्थिक स्वतंत्रता आपका लगभग ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखने का प्रयास करिएगा। अगला प्रश्न है, समाजवाद या समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर किसका अधिकार होता है, स्वामित्व होता है? राज्य, समाज का, उद्योगपतियों का, व्यक्तियों का या व्यक्तियों के समूहों का? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर जो अधिकार होता है वो किसका होता है बाबू? वो होता है राज्य या समाज का। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, समाजवाद की वैज्ञानिक व्याख्या। समाजवाद की वैज्ञानिक व्याख्या करने का श्रेय किसको जाता है? समाजवाद की वैज्ञानिक व्याख्या करने का श्रेय आपको पता होगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट विचारधारा कौन ला करके आते हैं भाई? आप सभी को पता होगा उनके बारे में, बिल्कुल कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा करेक्ट आंसर होगा, कार्ल मार्क्स। वर्ग संघर्ष की विचारधारा दिया कार्ल मार्क्स ने, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है। अगला प्रश्न, समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है राष्ट्रीय बजट द्वारा, सरकारी अधिकारियों के द्वारा, आर्थिक नियोजन के द्वारा, निजी उद्यमियों व पूंजीपतियों के द्वारा? फटाफट से बताने का प्रयास करें, करेक्ट आंसर क्या होगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बिल्कुल आर्थिक नियोजन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका जो है कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तीसरा, बिल्कुल आर्थिक नियोजन के द्वारा। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी समाजवाद की विशेषता यानी लक्षण है? वर्ग संघर्ष, निजी संपत्ति, कीमत संयंत्र या आर्थिक नियोजन? करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी समाजवाद की विशेषता का मतलब विशेषता यानी लक्षण है? तो कौन सी है भाई इनमें से? बिल्कुल समाजवाद की विशेषता है, आपसे पूछ रहा है। देखिए, समाजवाद की विशेषता की बात की जाए तो विशेषता इसमें आर्थिक नियोजन समाजवाद की विशेषता हो सकता है। ऑप्शन नंबर इसका चौथा लगा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, देखेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न आपका है, अगले प्रश्न से, मांग और पूर्ति ने डिमांड एंड सप्लाई, और पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स लगभग डिमांड एंड सप्लाई पर ही टिका हुआ होता है। ठीक है, प्रश्न आपसे जो पूछा जा रहा है इसको थोड़ा सा जान लीजिएगा। ओके, प्रश्न आपका है कि मांग एवं कीमत में संबंध क्या होता है, बताएं। सीधा या विपरीत या फिर दोनों संबंध होते हैं? तो मांग और कीमत में खास करके जो संबंध होता है तो कैसा होता है बाबू? मांग और कीमत में जो संबंध होता है आपका, वो संबंध होता है विपरीत। कैसे होता है? मांग और कीमत में संबंध कैसे होता है? विपरीत। अब देखें कैसे होता है। मान लेते हैं मांग है, अगर मांग बढ़ जाती है तो कीमत भी बढ़ जाती है। ठीक समझिए, सीधा भी हो सकता है, विपरीत भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर इसका ये बी लगा दिया हमने, क्या नहीं, बी ऑप्शन नहीं। देखिए, मांग और कीमत का जो संबंध होता है वो सीधा भी हो सकता है कभी कभी, ठीक है, और विपरीत भी हो सकता है। क्लियर, समझ रहे? मांग और कीमत, अच्छा मांग और कीमत पूछ रहा है ना, तो देखिए मांग एवं कीमत में क्या होता है, जब इससे मांग बढ़ जाती है तो कीमत भी कहीं ना कहीं पे बढ़ जाती है। मांग घटती है तो कीमत भी आपकी घट जाती है। अगर किसी शब्द, तो ये एक प्रकार से सीधा संबंध आपका इसमें बता सकते हो। ठीक, मांग और पूर्ति में अगर पूछता तो आप लगाते कि दोनों संबंध। ओके, क्लियर हो रहा है? देखिए, डिमांड एंड कीमत, देखिए मांग अगर जो है आपकी, अगर कीमत मान लेते हैं आप बढ़ा देंगे किसी मतलब कि किसी वस्तु की कीमत अगर बढ़ा देंगे, देखिए दोनों हो सकता है आपका इसमें भी। अगर कीमत बढ़ा देंगे बहुत ज़्यादा तो मांग क्या हो जाएगी, आपकी मांग कम भी हो जाएगी। कोई वस्तु ज़्यादा महंगी हो जाएगी तो उसकी कीमत कम भी हो जाएगी, मतलब कि उसकी डिमांड कम हो जाएगी, मांग कम हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लेते हैं इसी कीमत में गिरावट कर दी जाए तो क्या हो जाएगा, कीमत में अगर गिरावट कर दी जाए तो भाई मांग ज़्यादा हो जाएगी, लोग ज़्यादा खरीदेंगे, सस्ता हो जाएगा। तो समझ रहे हैं ना? ऐसे मान लेते हैं मंडी में आप जाते हैं, आलू वाला चिल्लाता चिल्ला चिल्ला करके कहता है, या फिर जो है ठेले पर गांव वगैरह में आते होंगे, आपको पता होगा 100 रुपये के जो है 3 किलो लहसुन 100 रुपये के, ऐसे चिल्लाते हैं खूब तेज।
तो वो एक प्रकार से थोड़ा सस्ता बेचते हो, सारा उनका निपट जाता है। ठीक, तो ये मांग अगर गिराएगी, मांग अगर मतलब कीमत जो होगी आपकी कम कर दोगे तो मांग जो होगी वो बढ़ जाएगी, यानी ज़्यादा सामान बिकेगा। समझ रहे? तो इनमें संबंध आपका दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप लगा दीजिए, सी ऑप्शन, आ और बा दोनों। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला, गेंद एवं बल्ला किस मांग का उदाहरण है? गेंद और बल्ला जो है किस मांग का उदाहरण है? ये संयुक्त मांग है, क्योंकि गेंद अगर खरीदेगा व्यक्ति तो बल्ला भी खरीदेगा, यानी गेंद बिना बल्ले कैसे खेलेगा। ठीक है, तो यानी चीनी खरीदेगा तो चाय पत्ती खरीदना ही पड़ेगा, यानी चाय अगर बनाना है तो चीनी खरीदो, चाय पत्ती भी खरीदेगा, यानी चाय पत्ती खरीदा इसका मतलब चीनी भी खरीदेगा। समझ रहे हैं ना? तो ये होती है आपकी संयुक्त मांग। जब एक वस्तु के द्वारा, एक वस्तु खरीदने के बाद में आपको दूसरी वस्तु खरीदनी पड़े तो वो होता है, जैसे कि आलू खरीदो तो आपको प्याज लेना पड़ेगा, मिर्चा लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हैं? ये चीज़ें होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, वस्तु की पूर्ति एवं उसकी कीमत में क्या संबंध होता है? वस्तु की पूर्ति और उसकी कीमत में जो संबंध होता है वो कैसा संबंध होता है? तो वस्तु, खास करके प्रश्न आपसे कह रहा है कि वस्तु की पूर्ति और उसकी कीमत में जो संबंध होता है वह सीधा संबंध होता है। ठीक है, देखिए वस्तु की पूर्ति और उसकी कीमत, इसमें एकदम सीधा संबंध होता है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, आप देखिएगा सभी लोग। मार्शल के अनुसार उपभोक्ता का आधार है। मार्शल के अनुसार उपभोक्ता का आधार है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो मार्शल के अनुसार उपभोक्ता का जो आधार है, अगले चैप्टर से आपका आ रहा है, उपभोक्ता की बचत चैप्टर है। तो मार्शल के अनुसार उपभोक्ता का आधार क्या है? क्या आधार है भाई? देखें, उपभोक्ता का आधार मार्शल के अनुसार उपभोक्ता का आधार है उपभोक्ता ह्रास नियम या सम सीमांत उपयोगिता नियम या अनुपातिक नियम। ये उपभोक्ता का आधार है? नहीं, इनमें से कोई आधार नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उपभोक्ताओं की बचत का विचार किस अर्थशास्त्री ने प्रस्तुत किया? तो उपभोक्ताओं की बचत का जो विचार प्रस्तुत किया था वो क्या था? किसने? ड्यूपिट महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर दिया है, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नांकित वस्तुओं में से सर्वाधिक बचत वाली वस्तु है? वातानुकूलित कार, रंगीन टेलीविज़न, ऊनी कोट या नमक। वस्तु मतलब कि निम्नलिखित वस्तुओं में से सर्वाधिक बचत वाली वस्तु, सर्वाधिक बचत वाली वस्तु कौन सी इनमें से? बताने का प्रयास करेंगे। तो नमक। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न आपका, उपभोक्ता की बचत बराबर है उपभोक्ता द्वारा भुगतान देने की तत्परता, यानी उपभोक्ता द्वारा वास्तव में किया गया भुगतान, या उपभोक्ता द्वारा वास्तव में किया गया भुगतान, या उपभोक्ता द्वारा मतलब द्वारा भुगतान की देने की तत्परता, या उपभोक्ता द्वारा किया गया कुल व्यय, या उपरोक्त सभी असत्य हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा भाई चौथे का पहला, यानी कि ऑप्शन सॉरी चौथा नहीं होगा आपका। इसका प्रश्न का उत्तर यानी इस हिसाब से जो नीले कलर से आया, इसका चौथा करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? समझ रहे हैं, मैं एक मिनट बता रहा हूँ। प्रश्न आपका है कि उपभोक्ता की बचत बराबर है, किसके बराबर है? उपभोक्ता द्वारा भुगतान देने की तत्परता एवं उपभोक्ता द्वारा वास्तव में किया गया भुगतान। ऑप्शन नंबर इसका ये लगा देंगे। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न आ चुका है, परीक्षा की दृष्टि से ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है कि एक मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच कैसी मतलब होती है? समान होती है या भिन्न होती है या क्या होगी? यह उसकी ढाल पर निर्भर करता है या इनमें से कोई नहीं। आपका अगला है मांग की लोच। ठीक है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिसको बोलते हैं। मार्शल कहते हैं कि मांग की लोच अथवा प्रतिक्रिया बाजार में निश्चित कीमत घट जाने पर मांग की जो मात्रा होती है उसमें अधिक या न्यून वृद्धि होती है, और उसी के अनुसार तथा निश्चित कीमत में वृद्धि हो जाने पर क्या होता है? अधिक या कमी के अनुसार अधिक या कम हुआ करती है। यानी मार्शल को मिलाकर के सारे परिभाषा देते हैं। और अगर प्रोफेसर बेनहम की छोटी परिभाषा उसको समझे तो आपको मांग की लोच समझ में आ जाएगी। यानी कि मांग की लोच का विचार मूल्य में अल्प परिवर्तन की मांग की मात्रा पर बढ़ने वाले प्रभाव से, यानी मान लेते हैं अगर आप मूल्य में परिवर्तन करते हो तो उससे एक प्रकार से क्या होता है? मूल्य को अगर बढ़ाओगे किसी वस्तु के, थोड़ा सा एक प्रकार से मांग कम हो जाएगा। मूल्य थोड़ा सा घटाओगे, ठीक है, तो उसमें डिमांड में क्या हो जाएगी? बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये एक प्रकार से मांग की लोच होती है। मांग में अगर कमी आ गई, समझ रहे हैं, मांग में कमी आ जाए, मांग में वृद्धि हो जाए, ठीक है, तो इसी प्रकार से मूल्य में न्यूनतम परिवर्तन हो जाने पर ही मांग के परिवर्तन हो जाने की क्षमता को मांग की लोच कहते हैं। जब मूल्य में क्या होता है? कम से कम परिवर्तन होता है तो उसी को बोल सकते हो आप मांग की लोच होना। मांग की लोच मुख्य रूप से खास करके 3 प्रकार होती है। एक तो मांग की कीमत में लोच होती है, एक मांग की आय में लोच होती है, और एक मांग की आड़ी लोच होती है। ठीक है,
अब इन चीज़ों को समझने का प्रयास हम करते रहेंगे। हालांकि हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों के उत्तर को जानने का प्रयास करते हैं। आपका प्रश्न है कि एक मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच बताएं कैसी होती भाई। तो कैसी होती है, बिल्कुल भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न है मांग की लोच बताएं। मांग की लोच इनमें से कीमत का अनुपातिक परिवर्तन या मांग का अनुपातिक परिवर्तन, या मांग का अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत का अनुपातिक परिवर्तन, या कीमत का परिवर्तन बटे मांग का परिवर्तन, या मांग का परिवर्तन बटे कीमत का परिवर्तन। मांग की लोच बराबर क्या होता है, मांग की लोच बराबर क्या होता है, मांग की लोच बराबर होता है मांग का अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत का अनुपातिक परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपका करेक्ट आंसर, अगला देखेंगे, विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच होती है। विलासिता की वस्तुओं की जो मांग लोच होती है वो कैसी होती है, अत्यधिक लोचदार होती है, इकाई लोचदार, या पूर्णतः बेलोचदार, या अत्यधिक बेलोचदार। विलासिता की जो वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं की जो मांग की लोच होती है वह अत्यधिक लोचदार होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, जब किसी वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन उस वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से कम हो जाता है तो ऐसी दशा में मांग क्या होती है, पूर्णतः बेलोचदार हो जाती है, या बेलोचदार होती है, या लोचदार होती है, या अत्यधिक लोचदार होती है बताएं। जब किसी वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन होता है तो उस वस्तु की कीमत में क्या होता है, अनुपातिक परिवर्तन कम हो जाता है, मतलब कि अनुपातिक परिवर्तन से कम होता है। ऐसी दशा में क्या होता है, ऐसी दशा में बाबू बेलोचदार होती है। ऐसी दशा में जो मांग होती है आपकी वो बेलोचदार होगी। ऑप्शन नंबर इसका बी लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है मांग की आड़ी लोच यानी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय है बताएं। श्रीमती जॉन रॉबिन्स को, मार्शल को, रॉबर्ट ट्रिफिन को, या स्टेंगलर को। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। मांग की आड़ी लोच यानी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसकी वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय किसको है, तो इसकी वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय जो है वो रॉबर्ट ट्रिफिन को है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है आपका, अगला चैप्टर है आपका उपयोगिता विश्लेषण। उससे बनने वाले प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं, मतलब उपयोगिता विश्लेषण से कैसे प्रश्न आपसे आएंगे। देखें प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं, देखने का प्रयास करेंगे सभी लोग। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं, देखें। प्रश्न है कि पूर्ण तृप्ति बिंदु यानी पॉइंट ऑफ स्टाइटी पर सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, धनात्मक होती है, अधिकतम होती है, ऋणात्मक होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पूर्ण तृप्त बिंदी यानी कि एक प्रकार से पॉइंट ऑफ स्टाइटी पर सीमांत उपयोगिता कैसी होती है, इस पर सीमांत उपयोगिता जो होती है शून्य होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। सीमांत उपयोगिता किसको कहा जाता है, सीमांत उपयोगिता कहा जाता है भाई वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। सा ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न हम देखेंगे, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता कैसी होती है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में ये प्रश्न आपका स्टार लगा लीजिए, आने वाला है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता होती है आपकी कैसी होती है भाई, तब कुल उपयोगिता आपकी कैसी होती है, बिल्कुल अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। तो जब की मतलब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है अपने। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उपयोगिता में नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उपयोगिता में नहीं पाई जाती भाई, तो कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है, उपयोगिता की गणनावाचक माप नहीं की जा सकती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यही आपका इसमें से गलत है। बाकी उपयोगिता की विशेषता की बात की जाए तो उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है, बिल्कुल है, ठीक है। विभिन्न वस्तुओं की उपयोगिता भिन्न भिन्न होती है, बिल्कुल। एक वस्तु की उपयोगिता भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई, यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का। विशेषता आपसे पूछ रहा है कि उपयोगिता की नहीं है इनमें से, तो यही विशेषता नहीं है, बी वाली उपयोगिता की गणनावाचक माप नहीं की जा सकती। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका आ चुका है। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि महत्वपूर्ण है, देखेंगे। प्रश्न है कि उपयोगिता विश्लेषण। अगला प्रश्न आपका तटस्थता वक्र विश्लेषण, ठीक है। उससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, 10वां चैप्टर आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं तमाम सारे प्रश्नों पर मैं चर्चा कर रहा हूं लगातार। एक बार जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, और आने वाले समय में आपके सामने वीडियोज़ आती रहेंगी लगातार, ओके। प्रश्न आपका क्या है, प्रश्न आपका है कि उपयोगिता विश्लेषण का
क्रमवाचक दृष्टिकोण स्वीकार मतलब कि स्वीकार करता है? बताएं। उपयोगिता या उपयोगिता की क्रमवाचक माप को या उपयुक्त दोनों, यानी कि उपयोगिता और उपयोगिता की क्रमवाचक माप को उपयोगिता विश्लेषण का क्रमवाचक दृष्टिकोण स्वीकार करता है। फटाफट से बताने का प्रयास करें, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। बिल्कुल उपयोगिता विश्लेषण का क्रमवाचक दृष्टिकोण जो स्वीकार करता है उपयोगिता की क्रमवाचक माप को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तटस्थता वक्र का ढाल होता है धनात्मक, ऋणात्मक, समानांतर या लंबवत? बताएं। तटस्थता वक्र का जो ढाल होता है भैया वो होता है ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पूर्णतया पूरक वस्तुओं की स्थिति में तटस्थता वक्र वृत्ताकार होते हैं, समान ढाल वाले होते हैं, या यल आकार के होते हैं, या लंबवत होते हैं? तो बताएं। पूर्णतया पूरक वस्तुओं की स्थिति में तटस्थता वक्र की अगर खास करके बात की तो यल आकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। रट लीजिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां तटस्थता वक्र कीमत रेखा को क्या करता है? स्पर्श करता है, काटता है, या ये दोनों करता है, या इनमें से कुछ नहीं करता है? बताएं। तो उपभोक्ता का संतुलन बिंदु या संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां तटस्थता वक्र कीमत रेखा को क्या करता है? तो क्या करता है? स्पर्श करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, तटस्थता वक्र विश्लेषण या तटस्थता वक्र उपयोगिता विश्लेषण के किस सिद्धांत पर आधारित है? बताएं। गणनावाचक पर या क्रमवाचक पर? तो किस पर आधारित है भाई? तटस्थता वक्र उपयोगिता विश्लेषण की खास करके बात की जाए तो ये क्रमवाचक पर आधारित है। किस पर? क्रमवाचक पर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो इस प्रकार से आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझा। इसके अलावा आपको और बता दूं कि न्यू मॉडल पेपर आपका फूड न्यूट्रिशन का 2023 की परीक्षाओं की दृष्टि से अपलोड हो चुका है। टॉप 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को इसमें फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के मैंने बता दिए हैं, खाद्य पोषण और स्वच्छता से रिलेटेड। तो आप इसको देख लीजिएगा, आपका को करिकुलर सब्जेक्ट है। आप में बीए में, बीएससी में, बीकॉम में सभी में ये प्रश्न आपका आएगा। ठीक है, ये प्रश्न आपको पास करना अनिवार्य होता है, बात आप ध्यान। को करिकुलर कोर्स जिसको आप बोलते हो अनिवार्य जो है प्रश्न पत्र। ठीक है, क्लियर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, सभी लोगों को गुड नाइट। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।